welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को और समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द यही आता है कि सुरक्षा क्या है, यानी क्या है मतलब सुरक्षा का। तो देखिए सुरक्षा का मतलब हम यही जानते हैं कि बेसिकली किसी भी चीज से हमारी प्रोटेक्शन होना। अब वो प्रोटेक्शन हमारी किससे हो सकती है, हम टेंशनों से मुक्त रहें, है ना, हम तनाव से मुक्त रहें, हम एक्सीडेंट से मुक्त रहें, हमारे ऊपर कहीं पंखा ना गिर जाए या कोई भी चीज, यानी कि हर एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको हानि पहुंचे उससे आप सुरक्षा चाहोगे या नहीं चाहोगे, चाहोगे ना। मगर हम इन सबको सुरक्षा कंसीडर नहीं कर सकते। अब क्यों? जब इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे सुरक्षा के अंदर, तो हम कंसीडर किसको करेंगे सुरक्षा में? तो देखो जब हम बात करें एक देश की, तो देश में सुरक्षा क्या है, यानी सुरक्षा जब ही माना जाएगी जब हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे। जब हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंच रही है तो उससे अपने आप की प्रोटेक्शन करना सुरक्षा कहलाएगा। ना कि ऐसा कि आपका चलते हुए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको सरकार के ऊपर दोष दो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। आपके ऊपर कहीं पंखा ना गिर जाए तो आप इसके लिए सरकार के ऊपर को दोष दो। ऐसा नहीं, सारे वो टॉपिक्स जिससे आपके केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे, यानी कि बाहरी सेना आपके ऊपर हमला कर रही है, आपकी जगह को तबाह कर रही है, आपके घर घेर रही है, ये सब चीजें आपके केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचा रही हैं, आपकी जानें जा रही हैं, ये केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचा रही हैं। सो ये हमारा सुरक्षा का मोटिव होता है और सुरक्षा का मतलब भी यही होता है कि वह सारे टॉपिक जिससे हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे वो सुरक्षा कहलाएगा। सो पूरी समझ में आया होगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं अपरोध की, देखिए हम बात कर रहे हैं लड़ाइयों की। सो लड़ाइयों के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी रिसोर्सेज सब खराब हो जाती है, सब तहस नहस हो जाती है। तो हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही समझाया जाता है कि कभी भी हमारा किसी भी देश से कोई मनमुटाव हो जाए, क्योंकि हम सामुदायिक आदमी हैं, कोई ना कोई किसी वजह पे हो ही जाता है मनमुटाव, तो उस मनमुटाव को पहले हमें आपसी बातचीत द्वारा खत्म करना है, हमें आपसी बातचीत आपसी बहस द्वारा खत्म करना है, एक मंच द्वारा खत्म करना है। ये नहीं आपके कोई बात बुरी लग गई आपने अगले दिन ही उसके ऊपर मिसाइल दाग दी, ऐसा नहीं। क्योंकि हम जब ऐसे काम करेंगे तो हम पर भी कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा काम जरूर करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आम नागरिक हैं उनकी जानें जाएंगी। सेना का हमला जो होता है वो बेसिकली सैनिकों को काफी ज्यादा मारेगा, आपकी जगहों पर कब्जा होगा। सो ऐसे यानी कि युद्ध की स्थिति को हर तरीके से रोकने को ही अपरोध कहा जाता है। ये याद रखिएगा, युद्ध की स्थिति को हर तरीके से रोकने को ही अपरोध कहा जाता है। तो ये एक नंबर में आता ही आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की धारणाओं की। हमने ये जान लिया कि सुरक्षा क्या होती है, अपरोध क्या होता है। अब सुरक्षा की जो है वो दो धारणाएं होती हैं। पहली होती है परंपरागत और दूसरी होती है गैर परंपरागत, जिसको हम अपरंपरागत के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए परंपरागत के अंदर जो मामला है वो सब हमारे देश का है। क्या है? देश का है, यानी देश के बाहर और देश के अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ही सारे हमारे क्या आ जाते हैं, परंपरागत धारणा के अंदर आ जाते हैं। अब मैं बात करूं बाहरी सुरक्षा की, यानी कि हमें बाहरी टॉपिक से किस तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो है बाहर का सैन्य हमला, कोई कानूनी व्यवस्था या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी सरहदों पर नुकसान पहुंचा रही है और हमें अपने आप की सुरक्षा करने पर मजबूर कर रही है। वे सारे टॉपिक आपके किस में आएंगे, बाहरी सुरक्षा के अंदर आएंगे, जो कि देश के बाहर हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, सैन्य हमला हो गया और भी कई सारी चीजें हो गई जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहरी सुरक्षा के अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ मैं कुछ लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे कि युद्ध हो गया, है ना, सैन्य हमला हो गया या सीमा विवाद हो गया, तो वह सारे टॉपिक आपके यहां आएंगे बाहरी सुरक्षा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक सुरक्षा की। तो देखिए आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा टॉपिक देश के अंदर चल रहा है और वो टॉपिक देश के अंदर बेसिकली असमानता क्रिएट कर रहा है या आंदोलन क्रिएट कर रहा है, वह आंतरिक सुरक्षा का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था आती है या कोई भी ऐसा विवाद आता है जिससे देश के बिखरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। जैसे हम बात करें अलगाववाद की, सो अलगाववाद हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गई, बहुसंख्यक दल और साथ ही साथ जो हमारा अल्पसंख्यक दल, इनके बीच मनमुटाव हो गए, तो वो सब आंतरिक सुरक्षा के अंदर कंसीडर करते हैं। यानी देश के अंदर जितने भी मसले चल रहे हैं
उससे अपने आप की प्रोटेक्शन करना, जल्द से जल्द उन मसलों को हल कर देना, तो वह आंतरिक सुरक्षा कहलाएंगी। इसका क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो अलगाववाद लिख सकते हो भाई। देखिए साथ साथ बोल भी रहा हूं मैं, लिखते जाना, ठीक है। अलगाववाद हो गया हमारा, और क्या हो गया, हमारी कानूनी व्यवस्थाएं हो गई, कानूनी व्यवस्थाएं हो गई, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में आ जाते हैं जो कि देश के अंदर ही चल रहे हों। सो इस तरीके से हमारा आंतरिक सुरक्षा समझ समाप्त हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने क्या जाना, बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या है, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है। अब आप समझो कि जो हमारी गैर परंपरागत है, यानी कि अब इसका देश से कोई नाता नहीं है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर देश इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जो बात होती है वो पर्टिकुलर एक विश्व की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। परंपरागत का मतलब होता है किसी एक देश की बात कर रहे हैं, उसके अंदर और उसके बाहर की बातें कर रहे हैं। बट गैर परंपरागत में या अपरंपरागत के अंदर कभी भी देश की बात नहीं होती, उसमें विश्व की बात होती है। अब विश्व में क्या आती है, जनरली 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला आता है मनुष्य सुरक्षा और दूसरा आता है विश्व सुरक्षा। मनुष्य सुरक्षा का मतलब क्या, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, भूख होती है, महामारी होती है, बीमारियां होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन सब से अपने आप की सेफ्टी ही मनुष्य सुरक्षा कहलाती है। जो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कोई एक देश ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं जिस देश पर ये परेशानी आई हुई होती है। राइट, समझ में आया आपके मनुष्य सुरक्षा। अब देखिए विश्व सुरक्षा का मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर तो सबका विचार करना ही बहुत जरूरी है, और इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है, जैसे कि हमारी नई नई नवीन चुनौतियां जो आगे चलकर हमें देखने को मिलेगी, उनके ऊपर विचार करना। हमारे आतंकवाद, यानी आतंकवाद एक पर्टिकुलर देश का दुश्मन नहीं है, इससे पूरी विश्व को ही खतरा है, कब किसके ऊपर हमला हो जाए कोई पता नहीं है। आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, तो वह सारी विश्व सुरक्षा के अंदर आती है। सो होपफुली आपने अपने माइंड के अंदर एक क्लैरिटी बना ली होगी कि सर ने बताया परंपरागत का मतलब यह है कि जो देश के ऊपर बात हो रही है, देश के अंदर क्या चल रहा है और देश के बाहर क्या चल रहा है, और यहीं पर गैर परंपरागत के अंदर देश की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है, और विश्व के अंदर किसकी बात हो रही है, मनुष्य सुरक्षा की बात हो रही है और विश्व सुरक्षा की बात हो रही है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो कि मनुष्य को हानि पहुंचाए एंड एज वेल एज हमारे पूरे विश्व को हानि पहुंचाए। और ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कोई एक देश मिलकर काम नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे देशों से मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसकी कोविड-19 की बीमारी या कोरोना वायरस। निकला तो एक ही देश से था, बट उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सभी देश इकट्ठा हो गए थे, नहीं हो गए थे, तो ऐसे ही, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ से समझ में आई होंगी चीजें, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते चैप्टर में आगे की तरफ, तो आप ये जानते हैं कि कभी हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लड़ना पड़े, तो उसमें सरकार के पास कौन से 3 विकल्प हैं जिसका सरकार यूज करती है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि लड़ाई के होने से पहले ही सरकार मेंटेन करती है अपने आपस में, जिससे हम आने वाले समय में लड़ाइयों से बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले तो सरकार का काम यही होता है कि हर एक तरीके से अपने एड़ी तलक का जोर लगाकर लड़ाई को रोकना, यानी कि लड़ाई का तो विकल्प बिल्कुल ही ना सुनना, हर एक तरीका वो अपना लेना जिससे लड़ाई को हम रोक सकें। मगर फिर भी सारे मानदंड अपनाने के बाद भी लड़ाई ना रुके, तब आपको कौन से 3 विकल्पों को फॉलो करना है, तब जाके लड़ाई लड़नी है। तो पहला ये होता है अपना आत्मसमर्पण कर दो, यानी जिस देश से लड़ाई हो रही है उसे लड़ने से पहले ही मना कर दो कि भैया मैं हार मानता हूं, जो आपकी मर्जी हो वो बता दो मुझे, आत्मसमर्पण करना। फिर नुकसान की आशंका, यानी कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं कर रहे तो सामने वाली पार्टी को इतने नुकसान की आशंका बताइए कि अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है तो इतनी रिसोर्सेज खराब होंगी, मेरा ही नहीं आपका भी नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। सो मैनी मोर टाइप्स, आपको उसकी नुकसान की आशंका बतानी है। और जब ये भी ना हो तो मुकाबला करो उसका डटकर और पूरी कोशिश करो कि आप उसे हरा सको। समझ में आई यहाँ तक चीजें? बहुत सिंपल वे में बताई मैंने आपको। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं शक्ति संतुलन एंड गठबंधन की। ये बेसिकली अपरोध के टाइप के नाम से भी जाने जाते हैं। जो अपरोध हमने सीखा यानी युद्ध की आशंका को कम करना, तो ये उसी के ही विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं बात करूं शक्ति संतुलन की। तो ये क्या है शक्ति संतुलन? देखिए, अगर हम अपने आसपास कभी पड़ोस में देखें तो हम देख पाएंगे अपने आसपास के देशों में, तो कोई देश तो बहुत अमीर है, कोई देश गरीब है, किसी देश के पास सेना बहुत अच्छी है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास सैनिक शासन चल रहा है तो किसी के पास लोकतंत्र शासन चल रहा है। तो यानी कि यहां से अपने माइंड के अंदर एक क्लैरिटी बना सकते हैं कि आने वाले समय में किस देश से हमें कितना खतरा होने वाला है। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश आने वाले समय में हम पर भारी पड़ेगा। उसके मुताबिक अपने एसेट्स को डिजाइन करना, अपने आप को डिजाइन करना, अपने आप को मॉडिफाई करना, ये शक्ति संतुलन का पार्ट है कि आने वाले समय में हम भी किसी से कम ना पड़े।
समझ में आया? समझ में सब कुछ? देखिए शक्ति संतुलन मतलब क्या है? अपने आप को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू अदर्स। समझ में आई चीजें? अब मैं बात करूं गठबंधन की, तो गठबंधन एक ऐसा विकल्प है जो कि छोटे मोटे देश ही नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियां भी अपनाती हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी इसको फॉलो करती हैं, और बड़ी बड़ी महाशक्तियां और बड़े बड़े देश ज्यादातर गठबंधन में ही रहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? जैसे कि मान लो 10 देशों का एक गठबंधन है और उसमें किसी एक देश पर हमला कर दिया आपने, अब वो अकेला देश आपको जवाब नहीं देगा, आपको वो ग्रुप का सामना करना पड़ेगा, यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी देश होंगे वो पलटवार आपके ऊपर करेंगे क्योंकि वो उसका पार्ट है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक बड़े बड़े देश गठबंधन के अंदर रहते हैं, जिससे उनकी प्रोटेक्शन होती है और एज वेल एज उनकी युद्ध की आशंका भी कम होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक इफेक्टिव एग्जांपल ये है कि पहले के समय के अंदर अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद या उग्रवाद को समर्थन दिया और अमेरिका ने बोला कि हम आपके साथ हैं, इसको तबाह करो। मगर 11 सितंबर 2001 के अंदर ओसामा बिन लादेन ने जब अल कायदा नामक एक उग्रवादी संगठन को मार गिराया, तो तभी बिल्कुल करंटली अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा कर दिया कि हम आतंकवादी के समर्थक नहीं हैं, हम आतंकवाद के ही खिलाफ हैं। अब कहने को तो अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, बट उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका सामना एक गठबंधन से था। तो गठबंधन एक ऐसा विकल्प है जो कि आपकी युद्ध की आशंका को कम करता है और बड़े बड़े देशों से बचाने में भी आपको हेल्प करता है, जो कि कई सारे देश अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाटो है, वार्सा पैक्ट है। अभी नाटो किसका है और वार्सा पैक्ट किसका है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो बेसिकली हमने ये जाना कि 3 विकल्प कौन से हैं, शक्ति संतुलन क्या है, एंड देन और हमारा गठबंधन क्या है, और स्टार्टिंग के अंदर हमने जाना कि अपरोध का मतलब क्या है, सुरक्षा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हमने अवधारणाएं जानी। सो बेसिकली आज इस क्लास के अंदर हमने काफी कुछ कवर कर लिया, अगर आपने मेरे साथ साथ चीजें समझी हो और लिखी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के एक ब्रीफ एंड बेस्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उन नोट्स को आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड देन आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट में अब भी कोई डाउट हो, वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ओवरऑल जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिए फिनिश कर सकूं, मगर कहीं कोई डाउट बच गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसी दिन वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।